नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं आपको अपने इस YouTube चैनल पर। और इसमें हम लोग जैसे डेली आपके एमसीक्यू की एक सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोग टोटल 15 प्रश्नों को करते हैं और 15 प्रश्नों की श्रृंखला में आपके कितने प्रश्न सही होते हैं ये आप डेली हमें कमेंट करके बताते हैं। तो आज फिर हम लेकर उपस्थित हैं आपके इतिहास खंड के कुल 15 प्रश्नों को। चलते हैं बिना देर किए और समझते हैं कि आज के प्रश्न हमारी परीक्षा के लिए कैसे महत्वपूर्ण हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था। यहाँ पे किसकी बात कर रहा है बेटा? तो यहाँ पे आर्यों के लिए बात कर रहा है कि उनका ऑक्यूपेशन आखिर कौन सा था। व्यापार था, पशुपालन था, या फिर कृषि था, या फिर शिकार था। तो यहाँ पे बेटा याद रखना है कि प्राचीन काल में जो आर्य थे ये मुख्यतः जो है कृषि पे आधारित थे। कृषि इनका एक मात्र जो है क्या कहें तो आपका काम था। इसके साथ में यहाँ पे पशुपालन भी ये लोग करते थे। जैसे कि आपने देखा होगा कि यहाँ पे गाय के लिए युद्ध भी होते हैं, तो इसलिए यहाँ पे लेकिन अगर बात करें क्या मुख्य व्यवसाय था, तो मुख्य व्यवसाय में आपका कृषि ही था। और उत्तर वैदिक काल में अगर बात करते हैं तो कृषि मुख्य आधार बन गया। और भूमि की जुताई जो है कैसे होती थी, ये भूमि की जुताई आपका हल के माध्यम से करने लगे थे। और खेती कैसी होती थी, तो खेती यहाँ पे मुख्यतः धान व गेहूं की करते थे। किस चीज की? धान व गेहूं की खेती यहाँ पे करते थे। तो दोस्तों चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं। बुर्जहोम से, मेहरगढ़ से, बागोर से, या फिर गुफराल से। तो यहाँ पे बेटा याद रखिएगा, जो मेहरगढ़ है ये वर्तमान में अगर बात करते हैं तो ये वर्तमान में आपके पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। यहाँ से जो है स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। यह कैसा स्थल है? तो ये बेटा आपका नवपाषाण का स्थल है। नवपाषाण सभ्यता जो है वहां का स्थल है। और इसमें कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उनमें स्थायी निवास के जो साक्ष्य हैं वो मिलते हैं। क्लियर? तो इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। प्रश्न है, गंगा घाटी में धान की जो है खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हुए हैं। मेहरगढ़ से, लहुरादेव से, बागोर से, या फिर आदम जो है गढ़ से। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि देखिए ये गंगा घाटी की बात कर रहा है, तो गंगा घाटी में आपका जो लहुरादेव स्थान है ये आपके यूपी में स्थित है। और इसी स्थान से आपके धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हुए हैं। और यही प्रारंभिक कृषि के भी साक्ष्य के रूप में हम लोग इसे अपनाते हैं। क्लियर? चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मध्य पाषाणिक स्थल में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ से हुए हैं, बागोर से हुए हैं, बुर्जहोम से हुए हैं, या फिर लहुरादेव से हुए हैं। तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा किसकी बात कर रहा है, यहाँ पे मध्य पाषाणिक काल में बात कर रहा और यहाँ पे पशुपालन के साक्ष्यों की बात कर रहा। तो ये आपके जो बागोर है, बागोर राजस्थान में है, राजस्थान के एरिया में है। यहाँ पर पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। इसमें पालतू पशुओं की हड्डियां प्राप्त हुई हैं, जिससे आपको ये अनुमान लगाया जा रहा है कि यहाँ से जो है पशुपालन स्टार्ट हो गया। तो चलते अगले प्रश्न पर। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण लेखनिया में प्राप्त हुए हैं। लेखनिया कहाँ पर स्थित है? लेखनिया एक जगह है। इस जगह के बारे में पूछा गया, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये बेटा आपका मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, या फिर उत्तर प्रदेश में, या फिर बिहार में है। तो लेखनिया जो है आपके उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पे पशुपालन के जो है अवशेष मिले हुए हैं, मतलब पशुओं के जो है हड्डियां वगैरह मिली हुई हैं। और ये मानव के पशुओं के पालन के लिए एक संकेत के रूप में हम देखते हैं। चलते अगले प्रश्न पर। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण आदमगढ़ से प्राप्त हुए। आदमगढ़ किस राज्य में स्थित है? ये आपका सेम जैसे पहले प्रश्न था उसमें आपका लेखनिया पूछा गया था, यहाँ पे आपका आदमगढ़ पूछा जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, या फिर राजस्थान है, या फिर आपका बिहार है। तो बेटा ये आपके मध्य प्रदेश में जो है आदमगढ़ एक मध्य पाषाणिक स्थल है। और यहाँ से भी जो है शैलाश्रय और जो मानव बसावट के लिए भी जो है कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं, और साथ में पशुपालन के भी कुछ साक्ष्य मिले हुए। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। उत्कथित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ किस काल में प्रारंभ हुआ? पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में, या फिर लौह युग में? तो अभी तक हमने जैसे कुछ पहले प्रश्न किए हैं उसमें मैंने आपको बताया है, जैसे लेखनिया हो गया, आदमगढ़ हुआ, ये सब मध्य पाषाण काल के स्थल है। और यहाँ से आपके जो है पशुपालन के साक्ष्य मिले हुए हैं। तो इस चीज को यहाँ पे याद आपको रखना है। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। मृत्यु रहित नवपाषाणिक स्थल
जो है किस स्थल से प्रकाश में आया है? बुर्जहोम से, गुफराल से, मेहरगढ़ से या फिर बागोर से? तो यहाँ पे बेटा याद रखना है, ये जो गुफराल है, गुफराल आपका कश्मीर में पाया जाता है, कश्मीर में। यहाँ से जो है आपके नवपाषाण के स्थल प्राप्त हुए हैं। यहाँ पे प्रारंभिक कृषि हो गया, स्थायी जीवन का जो विकास है उसके साक्ष्य यहाँ पे मिलते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में, ताम्रपाषाण काल में? तो यहाँ पे नवपाषाण काल में आपके जो है मानव के खाद्यान्नों की एक व्यवस्थित जो है खेती प्रारंभ का जो है हमें प्रमाण मिलते हैं। यहीं से सबसे मजबूत जो है हमें स्थायी जीवन हो गया, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, एवं जो गांव है गांव की बसावट के भी साक्ष्य मिलते हैं। किस किस चीज के? तो यहाँ पे कृषि है, कृषि है, मानव बसावट है, मानव बसावट, इन सब चीजों के प्रमाण मिलते हैं। हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। नवपाषाण कालीन गर्त निवासों के अवशेष कहाँ से मिले हुए हैं? बागोर से मिले हैं, बुर्जहोम से मिले हैं, गुफराल से मिले हैं या फिर मेहरगढ़ से मिले हैं या फिर आदमगढ़ से मिले हैं? किसके गर्त निवासों की बात करा? गर्त निवास आखिर होते क्या? गर्त निवास ऐसे जो है निवास होते हैं जो कि कहाँ बने होते हैं? ये भूमि के अंदर बनते हैं, भूमि के अंदर। इन्हें ही हम लोग अंडरग्राउंड, आजकल जो हम लोग अंडरग्राउंड कहते हैं, यही गर्त निवास के रूप में हम जानते हैं। ये कहाँ से मिले हुए हैं? ये आपके बुर्जहोम और गुफराल से साक्ष्य इसके मिलते हैं। ये कहाँ पे है? तो ये आपके कश्मीर का इलाका है, वहां के इलाका है, वहीं पे आपके जो है गर्त निवासों के प्रमाण मिलेंगे। उसका कारण एक भी हो सकता है क्योंकि यहाँ पे बर्फ बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं गर्त निवास में ही वो गड्ढा खोदकर उसमें निवास करते थे। ये एक विशिष्ट आवास की प्रणाली है, इसलिए इसे जरूर याद रखिएगा। बुर्जहोम एवं गुफराल में आपके गर्त निवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न है, राख का टीला किस नवपाषाणी के स्थल से संबंधित है? बुर्जहोम से, संगनकल्लू से, बागोर से या फिर गुफराल से? तो यहाँ पे बेटा राख का टीला की बात किया गया है। ये दक्षिण भारत की अगर बात करते हैं, कहाँ का? दक्षिण भारत में आपका एक स्थल है जिसे संगनकल्लू के नाम से जानते हैं, वहां से आपका नवपाषाणी के स्थल से संबंधित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में क्या है? जली हुई राख मिली है। क्यों ये जाना जाता है? तो यहाँ पे जली हुई राख के ढेर मिले हुए, जब ढेर मिलते हैं तो इसीलिए इसे राख के टीले के रूप में जानते हैं। यहाँ पे पशुपालन हो गया और कुछ अनुष्ठान हैं, अनुष्ठानों से जुड़े हुए ये राख के टीले माने जाते हैं। ये क्षेत्र कैसा है? ये दक्षिण भारत का जो कर्नाटक का एरिया है, कर्नाटक का पूरे एरिया में आता है। क्लियर? इस चीज को यहाँ पे याद रखिएगा। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं, लहुरा देव से प्राप्त हुए हैं, विंध्य क्षेत्र से प्राप्त हुए या फिर बागोर से प्राप्त हुए हैं? तो बेटा यहाँ पे याद रखिएगा, जो विंध्य क्षेत्र है यहाँ से आपके जो है धान की खेती के साक्ष्य मिलते हुए हैं और यहीं पे कृषि की गतिविधियों को भी हम लोग देख सकते हैं। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न पर। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज कौन सा था? गेहूं था, चावल था, जौ था, बाजरा था? तो यहाँ पे जो मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज है इसमें हम जौ को जानते हैं। जौ के रूप में ही हम सबसे पहले इस खाद्यान्न का प्रयोग किया था। यह नवपाषाण काल में जो है गेहूं और जौ के एक साक्ष्य मिले, लेकिन प्रयोग सबसे पहले जौ का ही किया गया। कहाँ पे? नवपाषाण काल, नवपाषाण काल में। तो इस चीज को यहाँ पे याद रखना है। हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। वस्त्र निर्माण हेतु कपास की खेती का आरंभ सर्वप्रथम किसने किया था? मिस्र ने किया था, चीन ने किया था, भारत ने किया था या फिर मेसोपोटामिया ने किया था? तो यहाँ पे याद रखिएगा, वस्त्र निर्माण का कपास, तो कपास के मामले में जो जन्म देने वाला है ये भारत है और भारत में ही सर्वप्रथम इसकी खेती प्रारंभ होती है। यह सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थल है वहां से इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कहाँ से? तो सिंधु घाटी स्थल से, सिंधु घाटी स्थल से इसके साक्ष्य मिले हुए हैं, तो इसलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे याद रखिएगा। चलते हैं अगले हम प्रश्न पर। यह हमारा आज का अंतिम प्रश्न है। आपका वृहद पाषाण
को जो है स्मारकों की पहचान किस रूप में की गई है? पूजा स्थल के रूप में, प्रशासनिक भवन के रूप में, मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में, या फिर व्यापारिक केंद्र के रूप में। तो यहाँ पे जो वृहद पाषाण होते हैं, इनका जो स्मारक है, इनकी पहचान आपको मृतकों के दफनाने के स्थल के रूप में की गई। ये विशाल पत्थरों से निर्मित होते हैं। कैसे? विशाल पत्थरों से, विशाल पत्थरों से निर्मित होते हैं और ये दक्षिण भारत में विशेष रूप से पाए जाते हैं। तो इस चीज को यहाँ पे आपको याद रखना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। जो प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसके साथ में आज के सेशन में कितने प्रश्न आपके सही हुए ये भी आपको कमेंट करके बताना है। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? दमदमा से हुए हैं, लेखनिया से हुए हैं, बागोर से हुए हैं, गुफरा से हुए हैं। इसका उत्तर कमेंट में दीजिएगा। हम देख लेते हैं कल जो हमने आपसे प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का उत्तर। हमारा प्रश्न था संविधान के प्रारूप पर अंतिम वाचन कब समाप्त हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 24 जनवरी 1950 को। तो ये कब समय हुआ था अंतिम वाचन? ये आपका 26 नवंबर 1949 को अंतिम वाचन पूरा किया था। इसी दिन संविधान को क्या कर लिया गया था? अंगीकृत कर लिया गया था। अंगीकृत अर्थात स्वीकार कर लिया गया था, और स्वीकार कर लेने के बाद ही आपका ये यहाँ पे पूरी तरह से लागू होने के लिए तैयार हो चुका था। क्योंकि कुछ चीजें लागू की गई थी, कुछ चीजें आपकी लागू की गई थी 26 जनवरी 1950। तो इस चीज को, दोनों चीजों को याद आप रखिए। तो दोस्तों आज के इस सेशन में इतना ही रखते हैं। कल जो हमारी क्लास रहेगी, कल आपकी ज्योग्राफी की क्लास रहेगी, जरूर से जरूर अटेंड कीजिएगा। जाने के पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। बाकी सेशन कैसा लगा ये एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि हम और अच्छे से तरीके से और अच्छे अच्छे सेशन लेकर हम आपके सामने उपस्थित होते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ।